हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसकी दो वीडियोस हम पहले ही देख चुके हैं, जिनमें से पहली वीडियो में एक तो इंट्रोडक्शन क्लास है और साथ ही साथ में लगभग 6 to 7 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सॉल्व कराए गए हैं, जो कि हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के। उसके बाद जो सेकंड वीडियो अपडेट हुआ है, उस सेकंड वीडियो में क्या है, तो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस यानी कि शायद 8 9 10 दो या तीन क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे, जो आपके सेकंड वीडियो में कवर किए गए हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.2 को आगे बढ़ाया गया, यानी कि 7.2 के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये कवर हो चुका है। क्वेश्चन 4 भी कवर हो चुका है। क्वेश्चन 5 भी कवर हो चुका है। क्वेश्चन 6 भी हो चुका था। और आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आज हम अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही लिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप चाहें तो बुक लेकर चेक कर सकते हैं। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म से भी लिए गए हैं, तो आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगी। तो बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो चैनल देख रहे हैं, ये चैनल है शिक्षा विकल्प। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। उसके अलावा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ ही साथ क्या करना है आपको कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, जिस और उसमें जो ऑप्शंस आते हैं उनमें ऑल पे कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, जिससे नए से नए अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए वैसे तो ये आपका 7th नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैसे जो है हमारे हिसाब से, आज के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ये एंड ये। यहाँ पे देखो सेंटर के दो पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। तो देखो सबसे पहले, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, सर्कल के दो पॉइंट्स दे रखे हैं, और वो भी कौन से दे रखे हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर। तो इस सेंटर से इसको ओ कह दिया। तो यहाँ सेंटर से होते हुए दो पॉइंट जा रहे हैं, एक तो ए है और एक बी है, यानी कि ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। और इन्होंने कह दिया जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 2, -3। और जो वी के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, तो 1, 4। और इन्होंने पूछा है कि जो हमारा ओ है, इस ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जैसे सेंटर को ओ माना और इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो देखिए जो ओ होगा वो होगा क्या एक्चुअल में, तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डायामीटर को जब आधा करोगे तभी तो आपको सेंटर मिलेगा भाई। आधा करोगे तो रेडियस मिलेगी, और जिस पॉइंट से रेडियस दोनों हिस्सों में बट रही है, भाई देखिए जैसे अगर ये, मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को सही से देखूं तो यहाँ से ये वाला हिस्सा रेडियस, ऐसे ही इधर से दूसरी साइड वाला हिस्सा ये रेडियस है। जैसे अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो ये क्या है, हमारे पास रेडियस है। अगर मैं इधर वाले साइड की बात करूं तो ये भी क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर ये भी हमारे पास रेडियस है। और हमने फॉर्मूले के हिसाब से और थ्योरम के हिसाब से पढ़ा क्या था कि सर्कल की सभी रेडियस कैसी होती हैं, इक्वल। यानी कि जो ओ पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसे इक्वली डिवाइड करता है। इसी के साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक फॉर्मूला, जो कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। अगर हमें कहीं पे मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो जो भी मिड पॉइंट है उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट है ए वाला, तो ए कोऑर्डिनेट किसके प्लेस पे है, तो एक्स वाले प्लेस पे है। तो जो दोनों बचे हुए कोऑर्डिनेट हैं, जो दोनों बचे हुए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके दोनों के एक्स वाले पोर्शन को ऐड करिए और अपॉन में 2 कर दीजिए। तो ये हमें मिल जाएगा 3/2, और ये बन जाएगा 1.5। ऐसे ही आप क्या करना है, जो v वाला कंसेप्ट है, जो b वाला नंबर ले लेना है, और b वाले में क्या होगा, तो b वाले का प्लेस कौन सा है, बाई वाला, यानी कि बाई एक्सिस वाला। तो इन दोनों में आप बाई वाले की वैल्यू देखेंगे, तो पहले y की वैल्यू है -3, दूसरे y की वैल्यू है +4, और अपॉन में हर बार क्या लगेगा, 2। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.5।
तो हम कह देंगे कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1.5 कॉमा 0 का 0.5। ठीक है, अब इस चीज को हम देखिए लिखेंगे कैसे, तो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट इज, क्या मान लेंगे भाई हम कोऑर्डिनेट इसके, तो ए एंड बी, ये हमने क्या मान लिए कोऑर्डिनेट, और पॉइंट क्या है हमारा ओ, तो हमने यहाँ पे ओ लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह देंगे, तो हम लिख देंगे फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ए बराबर जो हमने यहाँ लिखा है क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, दोनों के इसका भी x और इसका भी x, यानी ए पॉइंट का x और बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखिए, तो आपको मिल जाएगा 2 + 1/2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/2, जिसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1.5, अभी देख ही चुके हैं। अगर हम बी वाले को देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y1 + y2/2, अब y1 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू कितनी है 4/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और मिल जाएगा हमें 0.5, लिख देंगे देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज, सेंटर पॉइंट को क्या माना ओ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्स पे देखो क्या आएगा 1.5 कॉमा 0.5 ब्रैकेट बंद, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आप कितना इजी वे में हमने इसको समझ लिया। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको मिड पॉइंट समझ लेना है। मिड पॉइंट कुछ नहीं होता, बस दोनों कोऑर्डिनेट जो भी, ऐसे एक्स वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों एक्स वालों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही अगर वाई वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों वाई को देखो और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों ही केस में डिवाइड किससे होगा, 2 से, और जोड़े कौन से जाएंगे, तो जिस एक्स की बात होगी उस एक्स के दोनों पार्ट्स को दो जो है ऐड कर दिया जाएगा। आगे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर, वही सेम है, दो पॉइंट्स दे रखे। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो गलत कर लेंगे। इसमें एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने कितने दे दिए, -2 कॉमा -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा -4, और यहाँ पे क्या देखा है, रेशियो दे रखा है, और ये रेशियो है किसका वो चेक करिए, तो रेशियो है ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब क्या करेंगे, जिसको प्रैक्टिस नहीं है या जिसने नॉर्मली चीज़ें सॉल्व की है या जो एवरेज है वो क्या करेगा, वो इसको तुरंत 3 को क्या मानेगा, m1, और m2 किसे मानेगा, 7 को, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत, यानी आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे गलत हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो देखो समझने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो P आपको दिख रहा है, देखो ए बी तो दिख गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, लेकिन ए पी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो जब ए पी नहीं दिख रहा है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं क्या मिसिंग है भाई, तो आप कहेंगे इसमें पी पॉइंट कहीं ना कहीं पे मिसिंग है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी पॉइंट मेजर कर लिया, पी पॉइंट बना लिया। अब देखिए हमने आपको सिखाया था कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाला हिस्सा कितना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के पूरी डिस्टेंस की बात करूँ तो हमें कितने यूनिट दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट। आया समझ। अब ए से लेके पी तक का कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट। तो बचा हुआ पोर्शन ये वाला कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। देखो तभी तो मिला के होगा 7 यूनिट। देखो फिर से सुनो, नीचे वाला जो ए बी है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितने यूनिट है, यहाँ पे 7 दे रखा है, इसीलिए ये हो गया 7 यूनिट। ठीक है, ए पी की वैल्यू पहले से ही दे रखी थी 3 यूनिट। ठीक, तो बचा हुआ हमारे पास पी बी, तो पी बी की यूनिट हमें दी नहीं है,
लेकिन हमने ये आइडिया लगा लिया कि जब भाई टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक की 8 है, 7 यूनिट है, और ऊपर वाला हिस्सा ए से लेके पी तक 3 यूनिट, तो सीधी सी बात है जो पी से बी वाला हिस्सा है वो 4 यूनिट होगा। ठीक है, अब हमें नीचे वाले इस 7 यूनिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखो आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अब हमें जो चाहिए वो हमें वहां पे मिल चुका है ऊपर। चलिए, अब हम देखो, अब हम निकालेंगे जो M1 और M2 है, तो ये सब तो हमें मिला नहीं, तो अब हम क्या कह देंगे, इसी लाइन को चेंज कर लेंगे और क्या कह देंगे, AP अपॉन PV इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिर लिख देंगे देयर फोर M1 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू 4। बस अब कुछ नहीं बचा। अब आपको इसमें सेक्शन फॉर्मूले लगा लेने हैं और ये आंसर आपका मिल जाएगा। इस P के कोऑर्डिनेट को X और कैपिटल Y मान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले X और Y मान के हम क्वेश्चन को करेंगे। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Y2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए। चलिए, अब हम क्या लगाएंगे, तो देखो पहले हमें फाइंड करना है ये एक्स वाला, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये क्या आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 यूनिट इधर है 4 यूनिट इधर है, तो मिड पॉइंट तो है नहीं। जब मिड पॉइंट नहीं है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भैया, सेक्शन फॉर्मूला कहता है M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व करिए, M1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो M1 की वैल्यू आ गई है 3। X2 की वैल्यू कितनी होगी, तो X2 का मतलब है लास्ट वाले पॉइंट यानी B की वैल्यू, तो B में X की वैल्यू कितनी है 2, प्लस M2 की वैल्यू है 4, और X1 की वैल्यू कितनी है, तो X1 की वैल्यू है A वाले पॉइंट में देखिएगा माइनस का 2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 4। सॉल्व करिए, 3 × 2 = 6 माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन 7, यानी कि इस वाले का कितना बन गया, -2/7 कोऑर्डिनेट बन गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बाई वाले को सॉल्व करेंगे। अब हमने बाई वाले सेक्शन को देखा, तो हम बाई वाले के लिए क्या बोलेंगे, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू कितनी है 3, Y2 की वैल्यू कितनी है -4, ये देखिए ये Y2 ये Y1, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि M2 की वैल्यू है 4 और Y2 की वैल्यू है -2। यहाँ पे देखा तो ये हो गया 3 + 4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 × 4 = 12, यानी कि -12 -8, ये हुआ 7। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -20/7। अब आपको x का कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको y का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आप क्या कह देंगे इसमें, इसमें पूछा a एंड b आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट p लाइज इन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, बस अब आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the coordinates of P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखो x की जगह पे हमारा कितना निकल के आया था, तो -2/7, ठीक है, कॉमा -20/7, तो 2/7 और -20/7 हमारे आंसर हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स
सिंपली वही क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो लास्ट में क्वेश्चन किया था बस वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या कर दिया है इन्होंने, लेंथी कर दिया है क्वेश्चन को। कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे? तो यहाँ पे जो सेक्शन बनाने पड़ेंगे वो 4 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मान लो ये पहला सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया, ये थर्ड सेक्शन हो गया, और ये लास्ट वाला फोर्थ सेक्शन हो गया। तो आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपका एवरेज में सही आ जाएगा। और पहले पॉइंट का इन्होंने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। लास्ट पॉइंट को क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। और बीच वालों को कोई भी नाम नहीं दिया है, तो इन्हें आपको अपने पास से नाम देना होगा, जैसे पी, क्यू, आर। यानी कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने होंगे, क्यू के निकालने होंगे, और आर के निकालने होंगे। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइन बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हाँ ठीक है, तो अब आपको क्या करने होंगे, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो ए के दे रखे हैं, यानी कि क्या दे रखे हैं, -2,2। सेकंड में क्या दे रखे हैं, 2,8। तो कुछ नहीं करना है। अब आपको देखिए यहाँ पे अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सब इक्वल पार्ट्स इन्होंने बताए हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब है, अगर मैं ए से लेके पी तक की यूनिट चेक करूं तो मैंने कहा ये 1 यूनिट है, तो ये भी कितना यूनिट, 1। ये भी कितना यूनिट, 1। ये भी कितना यूनिट, 1। तो सबसे पहले जो हमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना है वो किसके लिए, पी पॉइंट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे टू गेट या टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कुछ भी हमें मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने इनके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, तो अब एक्स और वाई मानने पे हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा एक्स के लिए। और सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए m1 और m2 की। तो देखिए इसके लिए m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जैसे अगर मैं m1 और m2 की बात करूँ तो m1 होता क्या है, जिस पॉइंट तक चाहिए उस पॉइंट तक रेशियो। और m2 क्या होता है कि बचे हुए पूरे पार्ट का रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो m1 का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, m1 का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन सिर्फ। ठीक है, इतना हिस्सा। तो इतने हिस्से में कितने यूनिट हैं, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट है। रेशियो लगाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड चीज़ की, सेकंड पॉइंट की, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो सेकंड पॉइंट में हमें जो चेक करना है वो कहाँ से कहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का। देखिए आपको डार्क लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये हमारा येलो वाला सेक्शन है, ये चेक करना है। तो इसमें कितने बन आ गए, तो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी टोटल कितने पोर्शंस आ गए इसमें, तो आप कहेंगे सर टोटल जो पोर्शन है वो 3 आ गए। तो 1 + 1 + 1, यानी कि ये जो m2 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारी फाइनली m1 कितना हो गया, हमें 1 मिल गया, m2 कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्या अब हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो बिल्कुल लगा लेंगे। देखिए जैसे अगर मैं पहला कोऑर्डिनेट x निकालूं तो मैं क्या कह दूंगा, तो सेम वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर मैं y के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो क्या निकालूंगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनमें वैल्यूज पुट करिएगा m1 m2 की और x2 x1 की। x2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो देखिए x1 y1 x2 y2, ये हर मतलब पूरे क्वेश्चन में सभी जगह पे ये फिक्स रहेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप उसे देख सकें।
तो देखिए अगर मैं बात करूंगा x1 की, तो x1 का कोऑर्डिनेट क्या निकल आएगा हमारा, तो x1 जो है -2 है, y1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो कितना है हमारा, तो x2 की वैल्यू है 2, और जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो वैल्यू है 8। ये पूरे क्वेश्चन में हर जगह यही सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पे अब आप वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। अब दूसरे वाले पॉइंट के लिए देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे टू गेट द कोऑर्डिनेट ठीक है किसके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, कैपिटल का एक्स डैश कॉमा वाई डैश। सिंपली है। तो देखो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या पता करना सबसे बड़ी बात है, तो वो है m1 और m2। बाकी अगर आपको m1 m2 पता लग जाएगा तो x1 x2 वगैरह y1 y2 वो सब ऊपर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए वैल्यू क्या होगी, तो देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसमें हमने अलग चीज़ चेक की थी। अब की बार हमें जो है कहाँ तक जाना है, तो देखिए अब की बार हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है और पहुँचना कहाँ तक है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे स्टार्ट करने से, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो हर बार ए से करना है, और एंड कहाँ पे करना है, हर बार बी पे करना है, चाहे कोई भी कहीं से भी नंबर लें। लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक, क्यू तक। तो इस बार हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से चलते हुए यहाँ से होते हुए होते हुए होते हुए यहाँ तक पहुँचना है। यानी कि हम कैसे जाएंगे, ऐसे, और कहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक। तो देखिए जो आपने अभी मैंने आपको ये डार्क लाइन करके दिखाई है, इसने कितने वन को कवर किया, तो आप कहेंगे सर एक तो इस वाले वन को, एक इस वाले वन को, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई है 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1 + 1 2 हो गई। ऐसे ही अगर मैं इस दूसरे वाले की बात करूं तो 1 और 1 ये भी कितनी हो गई, 2। जब सेम नंबर है तो हम इसका वैसे करके रेशियो लिख देते हैं। देखिए तो हम इसका रेशियो लिखेंगे जब m1 रेशियो m2, तो हो जाएगा 2:2, 2 से 2 कैंसिल, यानी फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, 1 और 1, यानी m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो अब हमें क्या करने हैं, एक्स डेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे सीधा सीधा। बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज कराए जा चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में केवल एक्सप्लेनेशन करके छोड़ रहा हूँ। बताइए क्या मैंने बाई के लिए ये कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं, ठीक है, नहीं सही है। आप देख रहे हैं कि ये वहाँ बाई पूछा है और हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो हमें बाई वाले कोऑर्डिनेट बनाने हैं। तो लिखते टाइम इन चीज़ों का आप ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रेशर आएगा ना, तो प्रेशर की वजह से दिमाग में ये चीज़ें रहती नहीं है, भूल जाते हैं वहाँ पे। ये तो याद रहेगा कि फॉर्मूला लगाना है, पर एक्स और वाई का आपस में मिक्स होने का बहुत चांस रहता है। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू निकाल के सेकंड पॉइंट पता लगा लेंगे। और अब हमें कौन सा पॉइंट पता लगाना है, अब हमें पता लगाना है थर्ड पॉइंट। जगह कम है इसलिए हम इसको यहाँ पे से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पता लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गेट द कलेक्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। यहाँ पे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब जैसे मान लिया मैंने आर का कोऑर्डिनेट डबल एक्स, सॉरी एक्स पे डबल डैश और वाई पे डबल डैश, ये मैंने मान लिया कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, सॉरी आर का कोऑर्डिनेट है। तो अब मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे आप कि सर पहली लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करनी होगी, और सेकंड लाइन यहाँ से यहाँ तक काउंट करनी होगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करिए, तो 1 2 3, यानी कि जो हमारे m1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और जो हमारा m2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर उसकी वैल्यू रह जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। बस अब हो गया सॉल्व। केवल आपको क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला लगाना है, और सेक्शन फार्मूला क्या है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही आप बाई डबल डैश को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1
बाई टू प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। और इस तरीके से आप इनमें बस खाली फाइनल में वैल्यू पुट कर लीजिए और आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एरिया का फॉर्मूला जो है कंपलसरी पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना नहीं। तो जैसे कि मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 का मतलब है पहले डायगोनल की लंबाई, D2 का मतलब है दूसरे डायगोनल की लंबाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रोम्बस है, तो रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसमें सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बस एंगल क्या नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, डी पॉइंट ये हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 3 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 5। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 4। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -1। अब देखिए, क्या हमें इसकी लाइनों की लंबाई चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही गिवन है कि रोम्बस है। तो अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए इसका डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, ए से लेके सी तक का। तो ये हमारा डायगोनल 1 हो गया। तो जब डायगोनल 1 निकालेंगे तो हम जो है x1 और y1 किसे मानेंगे, इन पॉइंट्स को। यानी कि हम डायगोनल किससे निकालेंगे, ए सी से। तो हम लिख देंगे टू फाइंड द डायगोनल ए सी। ठीक है, ए सी डायगोनल फाइंड करने के लिए अब इसमें देखो कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, ए और सी। तो ए के पॉइंट आएंगे और सी के पॉइंट आएंगे। जो ए के पॉइंट है वो x1 y1, जो सी के पॉइंट है वो x2 y2। यानी कि ए के पॉइंट कौन से हैं, तो 3 और 0। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0। ऐसे ही सी के पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं, तो सी के पॉइंट है -1 और लास्ट में जो y2 है उसकी वैल्यू 4। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमें पता है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिएगा, x2 की वैल्यू कितनी है, -1। x1 की वैल्यू कितनी है, -3। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4। और y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 + 16 यानी कि 32, और 32 अंडर रूट 32। चलिए, पहले अभी इतना ही देख लीजिए, कितनी वैल्यू मिल गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2। ठीक है, ये इसकी फाइनल वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही हमने जैसे इसका डायगोनल निकाला है, ऐसे ही अब हमें दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, तो वो होगा BD। और जब हम BD निकालेंगे तो हम इस वाली लाइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए V और D। जब हमें VD निकालनी है तो ये और ये पॉइंट हमारे लिए रह गए। जो ये बचे हुए दो पॉइंट हैं A और C, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जब इनसे कोई मतलब नहीं रहा तो हम क्या कह देंगे, टू फाइंड द डायगोनल। कौन सा डायगोनल मिलेगा भाई, BD। ठीक है, BD फाइंड करने के लिए तो फिर हम कह देंगे जो x1 के है वो किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, B1 वाले। तो V का 1 है 4, y1 5। ऐसे ही x2 कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, D वाले। तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 = -1। अब नॉर्मली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो अब आपका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए, लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस फिगर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, बाकी आपने देख ही लिया पूरा फिगर बनाया कैसे था, क्या करना था, क्या लेना था।
देखिए अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लेंगे तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या निकलेगा, वी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो y2 की वैल्यू है -1 और ये है माइनस का 5 स्क्वायर, यानी कि दोनों ही जगह क्या बन गया, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी ये कितनी वैल्यू बन गई, √36 प्लस √36, 36 दूनी 72, 36 इंटू 36 प्लस 36 कितना हो गया 72, और 72 का मतलब हो गया कितना, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, तो 16 से तो कटेगा नहीं। चलो 8 नेम 72। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे कितना हो गया, √72। अब √72 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे निकलेगा ये, तो √2 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो अभी चेक कर लेंगे कैसे निकलेगा ये। चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं कि क्या सब सही है। 4 है तो x1 की वैल्यू 4, ठीक है, ये -2 -2 -4 -6 हो गया, ये वैल्यू है हमारे पास -1 -5 -6 हो गया, 36 36 72। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आगे। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो एरिया का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 इंटू डी वन की वैल्यू कितनी है 4√2 और d2 की वैल्यू कितनी है √72। √72 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो कैसे सॉल्व होगा, तो ये 4√2 वैसा ही रहेगा, क्या इसमें से 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा √72। तो अब देखिए 1 इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू √2 इंटू 72। 2 को वैसे ही रखो, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 72। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 36। तो आपको पता है आंसर क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 6, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा 2 दूनी 4, 4 छंग 24, यानी कि जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका वो 24 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो आपका एरिया जो है वो हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। और इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, एक्सरसाइज ही क्या पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे फिनिश। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। देखो इस तरीके का अभी कभी भी ट्राइंगल आपको दे रखा हो तो ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो इसमें जो भी नंबर है उसके पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को y1, ऐसे ही सेकंड नंबर के पहले वाले को x2 और सेकंड वाले को y2, थर्ड वाले नंबर के x वाले कोऑर्डिनेट को x3 और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट को y3। ये तो रहा, हमें x1 y1 ये सब मिल गए। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2। 1/2 के बाद हमें एक पूरा अंडर रूट लगाना होता है, बड़ा सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास, सबसे पहले देखो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम x1 से स्टार्ट करेंगे। जब x1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y3 माइनस y2 प्लस x2। जैसे ही x2 आ गया तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा, जैसे यहाँ 1 नंबर वाला है तो यहाँ 1 नंबर वाला नहीं होगा। ठीक है, तो x1 बराबर x1 y3 माइनस y2, ऐसे ही क्या हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x3 बराबर y1 माइनस y2।
ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा करिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सही कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको एरिया मिल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए पहले 1/2 को एज इट इज़ वैसा ही रखिए, अंडर रूट लगाइए पूरे में, वैल्यू रखिए। x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, y2 की वैल्यू कितनी है 0, y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास -4। तो एक माइनस पहले से ही था, संग में -4 लग गया, तो ये ब्रैकेट करली में चेंज हो जाएगी। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है -1, ब्रैकेट चेंज। y3 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए y3 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, ब्रैकेट बंद, प्लस x3। अब x3 की वैल्यू कितनी है 2, इसके बाद में y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0, और ये आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 मिला, 2 के बाद में ये मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास 4। पहला टर्म कंप्लीट हो गया। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस का 1, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरा ब्रैकेट में फिर से बचेगा माइनस का 1। ऐसे ही आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि ज़ीरो से कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करेंगे आप आगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 1/2 अंडर रूट 4 2 8 मिल जाएगा। माइनस माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपको कितना मिल गया, 8 6 14 और 1 15। यानी आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा √15/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इस जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा होगा एरिया वाला, तो आपको बस उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे ट्राइंगल दे रखा है तो ट्राइंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने का मेथड बस एक ही है कि बाहर आपको x x x लेना है और अंदर आपको y y वाला लेना है। तो जैसे ही x1 लिया तो 1 के बाद y2 माइनस y3, प्लस x2 लिया, y3 माइनस y1 ले लिया, प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2 ले लिया, और बस वैल्यूज पुट करोगे आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी बेस पे है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। तो देखिए आप कैसे करेंगे, ये वैल्यू x1, ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2, ये वैल्यू x3, ये वैल्यू y3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया है तो फॉर्मूला होगा 1/2 पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट करने के बाद पहले नंबर पे क्या आएगा x1, 1 के बाद 2 आएगा यानी कि by2 माइनस by3, फिर क्या लगाना है प्लस का x2। अब x2 आ गया तो 2 तो यहाँ आना नहीं है, जब 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा by3 माइनस by1। ठीक है, जब by3 माइनस by1 आ गया तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा प्लस का x3। ठीक है, अब y वाले टर्म में क्या आएगा, तो आएगा y1 माइनस by2। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू लगा देंगे और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट और कोलिनियर। कोलिनियर अगर हैं ये तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोलिनियर आपको पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो ये आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं, कहीं भी एक ही लाइन में हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देखो सेक्शन फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते। कोलिनियर तो हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है, इसीलिए आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते।
मिड पॉइंट का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं कहा है यहाँ पे। तो आपको बस आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को ए बी और सी मान लिया। तो अब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यानी आपको तीन डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। पहला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। यानी कि पहला डिस्टेंस इन दोनों कोऑर्डिनेट से, दूसरा डिस्टेंस इन दोनों कोऑर्डिनेट से, और तीसरा और फाइनल डिस्टेंस इन दोनों कोऑर्डिनेट से। और जब ये कर लेंगे तो तीनों की वैल्यूज आप क्या करना है, स्टार्टिंग के दोनों की वैल्यू लास्ट वाली यानी ए सी वाली वैल्यू से बराबर रख देनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कोलिनियर है। तो आपको एक पॉइंट को a मान लेना है, एक को b मान लेना है और एक को c। कंसेप्ट हमारा क्या कहेगा, ए बी बी सी और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ये कंसेप्ट है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भूल थोड़ी गए होगे अभी आप। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे ए बी की निकालनी है तो ए बी के पॉइंट्स ले लीजिए, बी सी की निकालनी है तो बी सी के ले लीजिए, और ए सी की निकालनी है तो ए सी के ले लीजिए। ऐसे ही देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये तो इसमें देखो ये क्या, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, और क्या बोला है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। ऐसा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रहा है। देखो ऐसे, इसका मतलब ये है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये। अब इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका आपको एरिया निकाल के बताना है कि कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकाल लेने होंगे, मिड पॉइंट्स। तो देखिए मैं फटाफट आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आइडिया। जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 0 1 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 2 और 1 मान लिए, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने 0 और 3 मान लिए। तो देखिए ये मिड पॉइंट कौन सा होगा, इस पूरी लाइन का, ठीक है। तो जब इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा ये, तो इसमें क्या है, इसका एक्स एक्सिस देखो कितना है, 0, इसका 2, दोनों को ऐड करो तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2। भाई 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला पता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 डिवाइड करते हैं मिड पॉइंट के लिए। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा 1। तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक तो हो गया 1। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करो तो -1 और +1। भैया देखो, -1 और +1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 0/2 यानी कि 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 0। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट देखो तो यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, तो इसका कोऑर्डिनेट भी 0। बाई का वैल्यू देखो, -1 और 3, तो 3 में से एक कम करेंगे कितना बचेगा, 2। अब 2 बचेंगे जब, तो 2 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्या बचेगा, 0, 1। ऐसे ही इसके मिड पॉइंट के लिए देखो, तो पहला है x, यहाँ पे 2, और इस x का कोऑर्डिनेट है 0। तो 0 + 2 कितना हो गया, तो 0 + 2 हो गया 2। उसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 1। नेक्स्ट देखेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, बाई बाई से, बाई के कोऑर्डिनेट को बाई के कोऑर्डिनेट से ऐड करिए। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 1 + 3/2, यही तो मिड पॉइंट है। तो ये हो जाएगा 4/2 और इसको कहेंगे 2, यानी कि इसका पॉइंट हो गया 2। अब देखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मेशन बनना था वो सब बन चुका। अब हम इसका आंसर कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें अब हमें इस पॉइंट की कोई नीड नहीं, इसकी भी कोई नीड नहीं, इसकी भी कोई नीड नहीं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक, इसकी भी कोई नीड नहीं। अब जो आपको दिख रहा है, बस इतनी चीज़ की नीड है, बाकी का सब आपको भूल जाना है। तो देखिए, अब आपके लिए x1 क्या हो जाएगा, 1, y1 क्या हो जाएगा, 0, x2 क्या हो जाएगा, 0, y2 क्या हो जाएगा, 1, x3 क्या हो जाएगा, 1,
y3 क्या हो जाएगा 2। बस आपको फार्मूला लगा लेना है वही एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये बचेगा हमारे पास क्या y1 माइनस y2 और ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। इसके बाद बस आपको यहाँ से उठा के वैल्यू रख देनी है और आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन शायद इसमें बचा हुआ है। जी हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल पूछा हुआ है, हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे अब इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इसमें काम हमारा बहुत बढ़ जाता है। जैसे हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी। तो सबसे पहले हमें साइड्स चेक करनी होंगी, ए बी चेक करनी होगी, फिर बी सी की लेंथ चेक करनी होगी, वो इस वाले फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे ही बी सी चेक करनी होगी, फिर आपको सी डी चेक करनी होगी और फिर आपको डी ए चेक करनी होगी। जब ये चारों साइड चेक हो जाएंगी तब आपको एक आइडिया लगेगा कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। उसके बाद आपको क्या चेक करने होंगे, उसके बाद आपको चेक करने होंगे ए सी और वी डी यानी कि डायगोनल्स। तब आपको एग्जैक्ट मिलेगी कि वो फिगर रेक्टेंगल है या वो फिगर हमारी स्क्वायर है या कुछ और है। ठीक है, फिर जब आपको जो फिगर मिल जाए, अगर स्क्वायर मिल जाए तब आप क्या करेंगे उसमें, अगर स्क्वायर मिल जाएगा तो किसी भी साइड का सम निकालना होता है। तो आपको जब आप निकालेंगे तो आपको जो है या तो रोम्बस मिलेगा, कोशिश यही है कि रोम्बस मिलेगा। अब रोम्बस की कंडीशंस क्या होती हैं वो आपको पता ही है। तब आप अगर रोम्बस मिला तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 d1 इंटू d2। तब आपको ए सी और वी डी का रेशियो, मतलब ए सी और वी डी का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ए सी और वी डी बराबर नहीं आते हैं तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए सी इंटू बी डी, अगर ये रोम्बस है तब। ठीक है, बाकी अगर कुछ और होगा तो उसके हिसाब से बनेगा। ठीक, बाकी आज इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और ये आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाके जहाँ पे बेल आइकन दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करिए और उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। आई होप सो नई वीडियो जो आएगी वो आपके लिए टेक्नोमेंट्री की आएगी, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।